नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी विचित्र प्राणी हैं और उससे भी ज़्यादा विचित्र राजनेता हैं। वैसे दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो वैसे भी और चुनाव के समय खास तौर से थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर न बोलता हो, थोड़ा अपने सच में थोड़ा सा मिश्रण जो है झूठ का भी न कर लेता हो, जो बात कही जा रही है उसके विरोधी द्वारा उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा देता हो। ये सब करते हैं। भाषणबाजी चुनाव के समय ज़्यादा हो जाती है, सामान्य समय में भी होती है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन चुनाव के समय सभी पार्टियों में सभी पार्टियों के नेता ये काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन सबसे अलग है। वो झूठ में सच की मिलावट नहीं करना चाहते। वो जो झूठ बोल रहे हैं, जो बोलते हैं, उस पे सच का अंश भी आए, इससे उनको परहेज है। अब आप देखिए, वो अलग अलग समय पर अलग अलग एजेंडा, अलग अलग मुद्दा उठाते हैं। और 2014 में जब मोदी आए, उसके बाद 2015 में ओबामा आए थे, तो जो सूट पहना था मोदी ने, वहाँ से सूट बूट की सरकार से शुरू किया था। फिर अंबानी की सरकार, फिर अंबानी अडानी की सरकार, और फिर किसान विरोधी, और जाने क्या क्या अलग अलग समय पर अलग अलग एजेंडा चलाते रहे हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा समारोह हो गया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, पूरे देश पर इसका असर हुआ है। और ये बात पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, 4 जून तक कहता रहूँगा जब तक नतीजा नहीं आ जाता लोकसभा चुनाव का, कि इस मुद्दे का पूरे देश में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का सार्वदेशिक असर पड़ा है। पैन इंडिया उसका असर पड़ा है। लेकिन वो नतीजे के बाद दिखाई देगा। अभी उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर डिफेंसिव है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार नहीं गया, जाने से मना कर दिया। अब सवाल है कि जवाब क्या दें, तो तरह तरह के बहाने और झूठ गढ़ना शुरू किया। और सबसे बड़ा उनको लगा कि एक झूठ बोलने से उसका सबसे ज़्यादा असर होगा, बड़ा मारक असर होगा, कि देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं उनको न्योता नहीं दिया गया। अब ये झूठ जो है दूसरे दिन ही खुल गया। पहले से भी मालूम था लोगों को, लेकिन जिनको नहीं मालूम था, राहुल गांधी के इस झूठ के कारण उनको भी पता चल गया कि न्यास के लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनविटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था कार्यक्रम में आने का। तो राहुल गांधी ने इसको मुद्दा ये नहीं बनाया कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, कहा कि चूंकि वो आदिवासी हैं और भाजपा आदिवासी विरोधी है, इसलिए नहीं बुलाया। अब कोई दूसरा नेता होता तो ये मुद्दा उठाता ही नहीं। क्यों? 2 कारणों से। एक, राम मुद्दे पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, उसकी विश्वसनीयता 0 है। दूसरा, अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खास तौर से राहुल गांधी अपनी ज़्यादातर सभाओं में, अगर हर सभा में नहीं तो लगभग हर दूसरी सभा में, तो बोलते ही थे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, ये आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, ये तो आपको आदिवासी मानते ही नहीं, ये आपका नाम बदल देना चाहते हैं, वनवासी बोलते हैं, और इनके झांसे में मत आइएगा, ये आपको जो अधिकार हम देना चाहते हैं वो सब छीन लेना चाहते हैं। आदिवासियों पर क्या असर हुआ, उसका जो नतीजा आया वो बताता है। और उसके बाद जो है कोई दूसरा नेता होता तो ट्रैक चेंज कर लेता कि इसकी गूंज, इसकी प्रतिध्वनि नहीं आ रही, इसके रेजोनेंस जो है वो आदिवासी समाज से नहीं आ रही है। आदिवासी समाज पर इसका उल्टा असर हो रहा है। जितना हमला आदिवासी समाज को लेकर भाजपा पर कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं, उतना भाजपा का जनाधार, उसका जो है बेस, आदिवासी समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े देकर आपको बताता हूं। ये केवल जो है पूरी भाषणबाजी जो है वो राहुल गांधी की तरह नहीं करने जा रहा हूं, आपको कुछ आंकड़े देता हूं। 2009 पिछले 8 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही 2009 में। और देश में कुल जो है, पूरे देश में सभी राज्यों को मिला लें तो आदिवासी जो रिज़र्व सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिज़र्व सीटें हैं, उनकी संख्या है 47।
47 सीटों में से भाजपा को 2009 में केवल 13 सीटें मिली। कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी, वो उत्तर प्रदेश से बढ़ गई थी, वो सब अलग मामला है। लेकिन यह है कि भाजपा की स्थिति ट्राइबल एरियाज़ में बहुत अच्छी 2009 के चुनाव में तो नहीं थी, ये बड़ा स्पष्ट है। फिर 2013 आया, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आ गए और वहाँ से जो बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। आपको 2024 में वो और बड़े रूप में दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले 2024 से पहले 2014 और 2019 आता है। 2014 में यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एसटी रिजर्व सीटों पर जो सफलता का आंकड़ा था वो 13 से बढ़कर 26 यानी सीधे दुगना हो गया। ये है मोदी इफेक्ट। आदिवासी समाज पर, वैसे आदिवासियों के बीच में जो राजनीतिक फसल काट रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका बीजारोपण जो है उसमें खाद पानी देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी कल्याण आश्रम लंबे समय से कर रहा है, दशकों से। उन लोगों के बीच में काम करना, उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करना और उनको धर्मांतरण से बचाने का काम, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। वरना जो है जितना ट्राइबल एरिया है पूरा का पूरा 100%, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुआ है लगभग 100%, 80-90-100% तक चला गया है, वो धर्मांतरित हो जाता। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका टारगेट जो है सबसे ज़्यादा उनके टारगेट पर ट्राइबल एरिया था। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में उनका जो अभियान है बहुत तेज़ी से चल रहा था, उस पर लगाम लगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। ये मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और डेमोग्राफी को बदलने से रोकने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। असल में अच्छे कामों की चर्चा जो है बहुत कम होती है। जो सकारात्मक काम है, जो देश के हित के काम हैं, उनकी चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन एक कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस दुर्घटना का भी आज जिक्र नहीं करूँगा, आज दूसरे मुद्दे पर हूँ। 2014 में ये संख्या बढ़कर एसटी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी उन 47 में से 30 सीटें जीत गई। अब इन 47 सीटों में 6 सीटें ऐसी हैं जो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पता नहीं कैसे मोपला मुसलमानों को ट्राइबल का दर्जा दे दिया गया आज़ादी के बाद से ही। अब ये चमत्कार कैसे हुआ किसी को समझ में नहीं आता कि मुसलमान कैसे ट्राइबल हो गए, लेकिन उनको ट्राइबल का दर्जा मिला हुआ है। लक्षद्वीप की सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो 5 एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, इनको मिला दें तो ये 6 सीटें होती हैं। 41 में से ये 6 घटा दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है एसटी के लिए रिजर्व सीटें वहाँ कन्वर्जन हो चुका है, वो लोग ईसाई बन चुके हैं। तो ये 6 सीटें हटा दीजिए तो आपको दिखेगा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहाँ पहुँच गया है। तो 2019 की भी बात कर लें। 2019 में ये 26 की संख्या बढ़कर 30 हो गई और ये 6 सीटें हटाकर अगर स्ट्राइक रेट देखें तो बीजेपी का ट्राइबल एरिया में स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 73% हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कैसी है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनमें एसटी की सीटें 17 हैं कुल लोकसभा की सीटें। बीजेपी 2019 में ये 17 की 17 सीटें जीत गई। और याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन तीनों राज्यों में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी हार गई थी। उस हार से भारतीय जनता पार्टी ने सबक सीखा, अपने जनाधार को बढ़ाने का काम किया और उस पर सबसे बड़ा काम जो है वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने किया। विश्वसनीयता उनकी जो आदिवासी समाज के बीच में है और उसके लिए जो काम उन्होंने गुजरात में किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये कामयाबी मिली। उसी चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नए ट्राइबल एरियाज़ में हुई, उड़ीसा में, त्रिपुरा में और असम में। इन 3 राज्यों के ट्राइबल एरिया में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई। इसीलिए कुल 47 सीटों में से
30 सीटें आज ट्राइबल एरिया के एसटी के लिए रिजर्व सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2024 में इनकी संख्या बढ़ने वाली है। इन 47 सीटों में 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज़्यादा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 18 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। केवल एक सीट मेघालय की है जहां कांग्रेस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिला। तो इससे कांग्रेस का जनाधार क्या है ट्राइबल एरिया में और भारतीय जनता पार्टी का क्या है, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार हमला करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि उनको नहीं बुलाया गया राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, क्योंकि वो ट्राइबल समाज से आती हैं। और बार बार कहते हैं कि आपने किसी दलित को देखा क्या उस समारोह में, किसी ट्राइबल को देखा क्या। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा उसका असर हुआ है, उसकी व्यापकता का उनको कोई एहसास, कोई अनुमान नहीं है। वो अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं और उस सपनों की दुनिया से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो ज़मीनी वास्तविकता है उसके बारे में या तो उन्हें कोई बताता नहीं है या उन्हें पता है, इसके बावजूद उनको लगता है कि बार बार अगर एक ही बात बोलेंगे तो उस पर लोग भरोसा करने लगेंगे। लेकिन चुनाव दर चुनाव देखते, जब से कम वो चुनावी राजनीति में आए हैं तब से ही अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते तो उनके मुद्दों का असर जनता में नहीं होता, उनके उठाए मुद्दों पर लोग भरोसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी के उठाए मुद्दों पर लोग आंख बंद करके कई मामलों में भरोसा करते हैं। ये चुनाव के नतीजे बताते हैं, ये नरेंद्र मोदी की देश में बढ़ती लोकप्रियता बताती है। तीसरा कार्यकाल आ रहा है और लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उनकी लोकप्रियता में लेश मात्र कमी नहीं आई है। ऐसा इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, जो लगातार जो है 2 टर्म रहने के बाद भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हो, बल्कि लोकप्रियता घटने की बजाय और बढ़ गई हो। जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कि एक थकावट आ गई है, लोगों में शिथिलता आ गई है, अब लोग देखना नहीं चाहते, इस तरह का जो नैरेटिव चलाते हैं, उनको और ज़्यादा नहीं ट्राइबल एरिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पर, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पर गौर करना चाहिए। क्या होगा उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्या हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, तो इनको आप गलत नहीं साबित कर सकते। और ये सबको मालूम है, सबके लिए उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देश की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसके पास ये सामान्य आंकड़े नहीं हैं तो आप कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाइए कि अगर ये हाल है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की, तो ये जो चर्चा बार बार होती है कि जनतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष सजग भी तो हो, जागरूक भी तो हो, जानकार भी तो हो, उससे जानकारी भी तो हो। ये सब हुए बिना विपक्ष मजबूत कैसे हो जाएगा? विपक्ष एक झूठा विमर्श खड़ा करके मजबूत नहीं हो सकता है। विपक्ष के लिए ऐसा नहीं है कि मौके नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं, लेकिन विपक्ष में विश्वसनीयता के साथ उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। आप इस बात को समझिए कि आदिवासी समाज को लेकर भाजपा पर जो अटैक करते हैं राहुल गांधी, वो कितना खोखला है। पूरे देश में आदिवासी समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। और ये चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, ये कोई अनुमान के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। और 2024 में ये बढ़ने वाला है। और मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के समय एक विश्लेषण में जो बात कही थी उसको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। ये सबक भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से बहुत तेज़ी से सीखना शुरू किया, जब गुजरात विधानसभा के चुनाव में ट्राइबल एरिया में उसको कम सीटें मिली, उसकी सीटें घट गई। वहाँ से ट्राइबल एरिया पर अपनी जो एम्फेसिस है, अपना जो कामकाज है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। उसी का नतीजा जो पिछले दिनों
दिसंबर में, यानी पिछले साल दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। उसमें से 3 में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है, खासतौर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा योगदान आदिवासी वोटों का है। आदिवासी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, उसमें उसका योगदान उसमें सबसे ज़्यादा है। इस फैक्ट को इग्नोर करके अगर राहुल गांधी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, लेकिन वो सामान्य बात हो गई है। राहुल गांधी ऐसे गिरते रहते हैं, फिर खड़े होते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर वही काम करते हैं। वो बदलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो बदलेंगे तो इसमें उनकी बेइज्जती है, अगर वो सच को स्वीकार कर लेंगे तो ये उनकी हेठी है। और अगर इसी तरह से करते रहे तो कांग्रेस के भविष्य का अंदाज़ा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।